नमस्कार दोस्तों। मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, यूपी पीसीएस आरओ एआरओ का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका हम 8वां पार्ट लेकर आए हैं। जो पेपर हुआ था 20 सितंबर 2020 को, तो अभी तक पार्ट नहीं देख पाए हैं तो चैनल पर जाइए, आपको सारी लेक्चर मिल जाएगी। एक एक करके देखिए और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलिए। तो देखिए, अगर जीके जीएस में महारत हासिल करना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जीके जीएस के रामबाण का सीरीज इसको जरूर फॉलो करिए। उसके बाद देखिए, पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास किसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkafairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 106 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है, यानी कि शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इज जीरो एज पर द सेंसस 2011। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, 2011 की जनगणना भारत में कुल मिलाकर ये 15वां जनगणना था। आज़ादी के बाद 7वां था। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, हर 10 साल में जनगणना होती है। 2021 में अभी तक हुआ नहीं, होने वाला है। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान रख सकते हैं। तो देखिए, नागालैंड ऐसा राज्य था जिसमें जो है एससी की पॉपुलेशन जो है जीरो थी। तो एससी की पॉपुलेशन जीरो थी, जबकि एसटी की हम बात करते हैं तो लगभग 89% थी। यानी कि एग्जैक्टली अगर बोले तो 89.1% जो है इसकी आबादी जो है एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन थी। तो नागालैंड इसका सही उत्तर होगा। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही हो जाएगा। नागालैंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत सरकार द्वारा जून जुलाई 2020 के दौरान मनाया जाने वाला संकल्प पर्व जो है किससे संबंधित है, यानी कि संकल्प पर्व सेलिब्रेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग जुलाई जून जुलाई 2020 इज रिलेटेड टू। तो किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों, ये रिलेटेड है ट्री प्लांटेशन, दैट इज वृक्षारोपण से संबंधित है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो 5 तरह के प्लांट पे यहाँ पर जोड़ दिया गया है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि 5 तरह के प्लांट, तो यहाँ पर इस पे जोर दिया गया है। तो 5 तरह के जो है यहाँ पर प्लांट कौन कौन सा है? तो देखिए, बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल। ध्यान रखिएगा, बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल, ये 5 तरह के पौधे पर जो है जोर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, संकल्प पर्व। उसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए, एग्रीकल्चर रिलेटेड जो रिवॉल्यूशंस है इससे क्वेश्चन जो है कई बार पूछे गए हैं। तो नीली क्रांति का संबंध जो है यहाँ पर आपको फिश प्रोडक्शन से है, दैट इज है मछली उत्पादन से संबंधित है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। तो ब्लू रिवॉल्यूशन जो है 1985 से लेके, ध्यान रखिएगा, 1985 से लेके यहाँ पर 2000 के बीच में इसको जो है स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पर 7th जो है यहाँ पर आपको 5 ईयर प्लान के दौरान बेसिकली इसको स्टार्ट किया गया था। इसको जरूर ध्यान रख लेना है और इसको ध्यान रखिएगा। तो मछली उत्पादन से यहाँ पर संबंधित है। अब देखिए, फूड ग्रेन से रिलेटेड जो है यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि फूड ग्रेन जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है उसको हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशंस बोलते हैं। और एम एस स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिए, तिलहन जो ऑयल सीड प्रोडक्शन से रिलेटेड है उसको बोलते हैं पीली क्रांति, दैट इज अ येलो रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपको जरूर ध्यान रखना है। अब देखिए, बहुत सारे जो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हुआ है उसको एक बार देख लीजिए। तो देखिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन फूड ग्रेन प्रोडक्शन से 1966-67 में स्टार्ट हुआ। फादर इसके माने जाते हैं एम एस स्वामीनाथन। वाइट रिवॉल्यूशन तो मिल्क प्रोडक्शन से है 1970-71 में। तो वर्गीस कुरियन, इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। ब्लू रिवॉल्यूशन फिश एंड मेरिन प्रोडक्ट से 1972-73 में। तो हीरालाल चौधरी को इनके फादर माना जाता है। उसके बाद येलो रिवॉल्यूशंस ऑयल सीड प्रोडक्शन से 86-87 में। सैम पित्रोदा थ्रू टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड इनके पिता माने जाते हैं। पिंक रिवॉल्यूशन देखिए, तो प्रॉन प्रोडक्शन, ओनियन प्रोडक्शन या फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है। उसका देखिए, गोल्डन रिवॉल्यूशन एप्पल या फिर फ्रूट प्रोडक्शन से है। राउंड रिवॉल्यूशन पोटैटो से है। रेड रिवॉल्यूशन मीट, टोमेटो या जो है अमराट से है। सिल्वर जो है एग या पोल्ट्री प्रोडक्ट से रिलेटेड है। रेनबो रिवॉल्यूशन क्या है? तो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर 2000 से 2001 के बीच में। तो नीतीश कुमार जो है इसके फादर माने जाते हैं। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? दैट इज ए चित्रकूट वाटरफॉल इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। तो इसको ध्यान रखिएगा।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इंद्रावती रिवर पे स्थित है। तो करेक्ट उत्तर इसका दोस्तों सी सही होगा, इंद्रावती रिवर सही होगा। और इंद्रावती रिवर जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा किस राज्य में स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। यानी कि ध्यान रखना है कि चित्रकूट वाटरफॉल जो है इंद्रावती रिवर पे है और ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, इतना आपको जरूर ध्यान रख लेना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमाऊं हिमालय किन नदियों के बीच में स्थित है। तो देखिए ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। एक आपको इस तरह से बताता हूँ, ये हिमालय अगर मान लेते हैं हम, तो यहाँ पर देखिए ये सिंधु नदी पहले बनाइए। उसके बाद आपको ध्यान रख लेना है कि ये सतलज नदी बना लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको काली नदी बना लीजिए। उसके बाद तीस्ता और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी। तो इस तरह से आपको 5 यहाँ पर नदी आपको बनाने हैं। सबसे पहला सिंधु, देखिए सिंधु बना लीजिए। उसके बाद सतलज बना लीजिए, काली, तीस्ता और यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा। अब देखिए यहाँ पर आपको कौन कौन से हिमालय हैं इनके बीच आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर आपको सिंधु और सतलज के बीच में, ये सिंधु जैसे सिंधु और सिंधु और ये हो गया सतलज। तो सिंधु और सतलज के बीच में अगर हम बात करते हैं तो पंजाब हिमालय है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय है। और देखिए यहाँ पर आपको सतलज और काली, तो यहाँ पर हम काली इसको रखते हैं। तो सतलज और काली के बीच में यहाँ पर कुमायूं हिमालय है। तो कुमायूं हिमालय है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए कुमायूं हिमालय पूछा गया था, तो सतलज और काली के बीच यहाँ पर सही होगा। तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम और कर लेते हैं। तो देखिए ये है तीस्ता। तो तीस्ता अगर रिवर हम बात करते हैं तो तीस्ता यानी कि काली और तीस्ता, तो काली और तीस्ता के बीच अगर हम बात कर लेते हैं तो है नेपाल हिमालय, यानी कि ये हो गया नेपाल हिमालय। उसके बाद तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, ये हो गया ब्रह्मपुत्र, यानी कि तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच कौन सा है, तो यह है असम हिमालय। तो इस तरह से कुल मिलाकर आपको 4 हिमालय और 5 नदियों का यहाँ पर अच्छा जो है क्वेश्चन बनता है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार रिवीजन करता हूँ। तो देखिए सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब, सतलज और यहाँ पर काली के बीच में कुमायूं, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय स्थित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है सी, सतलज और काली के जो बीच जो हिमालय है वो है कुमायूं हिमालय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वन रोपण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड दैट इज ए नेशनल अफॉरेस्टेशन एंड द इको डेवलपमेंट बोर्ड वाज सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर। तो कौन से साल में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था, तो 1992 इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ, 1992 में इसको जो है स्टार्ट किया गया था अगस्त के महीने में। और किस लिए, तो फॉर प्रमोटिंग ट्री प्लांटिंग, अफॉरेस्टेशन एंड द इकोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो इसलिए जो है इसको जो है राष्ट्रीय वन रोपण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड दैट इज ए नेशनल अफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना अगस्त 1992 में की गई थी। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29 जून 2020 को मनाए गए सांख्यिकी दिवस का विषय क्या था। तो देखिए ये तो हो गया आपको करंट का क्वेश्चन, इसको आपको ध्यान नहीं रखना है। तो बस एक बार आंसर देख लीजिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब देखिए इसमें से याद क्या रखना है, तो सबसे पहले याद रखना है कि यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स डे यानी कि सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो 29 जून को हर साल जो है मनाया जाता है। अब देखिए किनके जन्म दिवस पे मनाया जाता है, तो पीसी महालनोबिस यानी कि प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जो है जन्म दिवस पर इसको मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो देखिए एक करंट का क्वेश्चन हो गया, बस इतना ध्यान रखना है कि पद्मश्री मिला है किनको, तो कंगना रनौत को। तो कंगना रनौत इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए 2020 में इसको मिला। तो अब ये स्टैटिक क्वेश्चन बहुत सालों के बाद पूछा जाएगा जब इनसे रिलेटेड कोई इवेंट होगा कि कंगना रनौत को पद्मश्री जो है कब मिला, तो 2020 में मिला था। इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। और जो पद्म जो पुरस्कार है उसकी जो है शुरुआत हुई 1954 से पद्म पुरस्कार की जो है यहाँ पर शुरुआत हुई है। और एक चौथे नंबर का पुरस्कार है, अगर भारत की हम बात करते हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो चौथा सबसे बड़ा अवार्ड है भारत का, जो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए जनवरी 2020 में कितने लोगों को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है। तो पद्म विभूषण तो 4 लोगों को दिया गया था। एक करंट का क्वेश्चन है तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेटेस्ट वाला आपको ध्यान रखना है।
और देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019, तो ये भी करंट का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया था दोस्तों गोपीचंद को, तो पुलेला गोपीचंद को दिया गया था, तो इसको जरूर ध्यान रख सकते हैं। उसके देखिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इस क्वेश्चन को कर लीजिए वीवीआई। जी हाँ, वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो सबसे पहले देखिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाए जाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए इसका शुरुआत बांग्लादेश के द्वारा किया गया। जी हाँ, बांग्लादेश के द्वारा किया गया। तो ये डेट आपको ध्यान रखना है, 21 फरवरी। जी हाँ, 21 फरवरी कब का है, 1952 का। 21 फरवरी 1952 के दिन बांग्लादेश के 4 जो है विद्यार्थी, 4 स्टूडेंट जो है यहाँ पर किल कर दिए गए थे। किस लिए, तो एक कैंपेन कर रहे थे कि बंगाली को इनको मदर लैंग्वेज बनाया जाए बांग्लादेश में। जी हाँ, सही सुन रहे हैं कि बंगाली को बांग्लादेश में मदर लैंग्वेज जो है बनाया जाए। तो 4 स्टूडेंट को यहाँ पर जो है मौत के घाट उतार दिए गए 21 फरवरी 1952 के दिन। तो बांग्लादेश ने यहाँ पर प्रयास किया। तो यूनेस्को, जी हाँ, यूनेस्को ने जो है इसको 1999 के नवंबर महीने में जो है अडॉप्ट किया कि हम लोग जो है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाएंगे। तो जी हाँ, पहल जो है बांग्लादेश के द्वारा शुरू किया गया, इसको फिर जो है एक्सेप्ट किया यूनेस्को ने। तो यूनेस्को के सहयोग से जो है यहाँ पर जो है इस जो है दिन को जो है शुरुआत किया गया इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। और पहली बार जो है इसको मनाया गया 21 फरवरी 2000 को। जी हाँ, तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नवंबर 1999 में यूनेस्को के द्वारा जो है इसको जो है शुरू किया गया, लेकिन पहली बार जो है 21 फरवरी 2000 को शुरुआत करने वाला देश यानी कि किनके सहयोग से, तो बांग्लादेश के। किस लिए, तो 4 जो है स्टूडेंट को जो है बंगाली मातृभाषा बनाए जाने के जो कैंपेन में 4 जो है विद्यार्थियों को 1952 में 21 फरवरी के दिन किल कर दिया गया था। तो इसको थोड़ा सा जरूर ध्यान रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए ये भी करंट का क्वेश्चन है कि जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना द्वारा यानी कि इंडियन नेवी द्वारा ऑपरेशन वेनिला जो है शुरुआत किया गया था। तो किस लिए जो है यहाँ पर शुरुआत किया गया था, तो देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए यानी कि आपदा प्रबंधन के लिए। अब देखिए कौन सी आपदा आई थी, तो यहाँ पर चक्रवात डायने आया था। जी हाँ, चक्रवात जो है यहाँ पर आया था डायने। कहाँ पर, तो यहाँ पर मदागास्कर में। तो मेडागास्कर में डायने चक्रवात से प्रभावित लोगों के लिए जो है हेल्प भेजा था इंडियन नेवी ने। आईएनएस एरावत गया था, आईएनएस इंडियन नेवल शिप एरावत गया था हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना है डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड ऑपरेशन बनीला, यानी कि मेडागास्कर में जो यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि मेडागास्कर में चक्रवात डायने से प्रभावित लोगों को हेल्प करने के लिए आईएनएस एरावत भेजा था, और ऑपरेशन का नाम था जो है यहाँ पर ऑपरेशन बेनीला। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण जो है अजय बारियर। तो देखिए अजय बारियर कई बार पूछा गया है, तो किसके किसके बीच में यहाँ पर अभ्यास है, तो ये है आपको दोस्तों भारत और यूके के बीच में। जी हाँ, भारत और यूके के बीच में है। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा, यानी कि ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग है, मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है अजय बारियर भारत और यूके के बीच में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही है पूछा जा रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए यह अभियान 10 से 28 फरवरी 2020 तक चलाया गया था, और इसका उद्देश्य विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना है। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दिस कैंपेन वाज कैरिड फ्रॉम 10 से 28 फरवरी 2020। ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू वेरियस कल्चरल एक्टिविटीज़। तो दोनों स्टेटमेंट इसका जो है सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। अब देखिए कल्चरल यूनिटी को प्रमोट करने के उद्देश्य से एक भारत श्रेष्ठ भारत की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 31 अक्टूबर 2015 को शुरुआत की गई थी। जी हाँ, एक भारत श्रेष्ठ भारत की शुरुआत 31 अक्टूबर 2015 को शुरुआत की गई थी। और देखिए 31 अक्टूबर को ही डेट क्यों माना जाता है, क्योंकि जो है सरदार जो है वल्लभ भाई पटेल यानी कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की यूनिफिकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। इसलिए जो है प्रमोट कल्चरल यूनिटी के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की शुरुआत 31 अक्टूबर 2015 को शुरू की गई थी। और 31 अक्टूबर 2015 ध्यान रखना है इनकी 140वीं जयंती थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो 140वीं जयंती के अवसर पे ही इसकी शुरुआत हुई थी। अब देखिए लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है, तो देखिए एग्जैक्टली जो है कानपुर में जो है लोग आंसर मारेंगे, लेकिन एग्जैक्टली जो है अगर हम बात करते हैं कि कहाँ पर है, तो दोस्तों ये है आपको उन्नाव में। जी हाँ, उन्नाव में है, कानपुर में ना होकर लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में स्थित है। उन्नाव में एक जगह है बंथार।
जी हाँ, उन्नाव में एक जगह है बंथार। तो अगर ऑप्शन में दिया रहे बंथार उन्नाव यानी कि कानपुर के पास में है, तो यहाँ पर उन्नाव इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर सी ध्यान रखिएगा। अब देखिए उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी, यानी कि व्हेन वाज द स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल इस्टेब्लिश इन द उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई थी कब, तो 1995 में। जी हाँ, 1995 में इसकी शुरुआत किया गया था। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद 200 के तहत जो है इसकी स्थापना की गई थी, जो भारतीय जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान की। तो इसको इम्प्लीमेंटेड किया गया था बाय द स्टेट यूपी स्टेट काउंसिल फॉर द हायर एजुकेशन एक्ट 1995। ध्यान रखिएगा, यूपी स्टेट काउंसिल फॉर द हायर एजुकेशन एक्ट 1995 के द्वारा जो है इसको जो है बनाया गया था। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। जी हाँ, सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कुछ शॉर्ट में दिया हुआ है IIVR। तो इसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। जी हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, जो कि यहाँ पर कहाँ पर है, तो वाराणसी में है। तो वाराणसी में है। तो इसका जो है यहाँ पर पहला स्टेटमेंट ही यहाँ पर गलत हो गया। तो आंसर तो यहाँ पर ए है। तो ये कहाँ पर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द वेजिटेबल रिसर्च, तो वाराणसी में है। तो ये लखनऊ में ना होके वाराणसी में है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना जो है कब की गई थी, तो 1999 में। 1999 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च की स्थापना वाराणसी में की गई थी। उसका देखिए ऑप्शन नंबर 2 में है IIPR, दैट इज ए, यहाँ पर ध्यान रखना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च। तो IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द पल्सेस रिसर्च कहाँ पर है, तो ये है कानपुर में, बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी, यानी कि दाल वाले जो है 1983 में। तो इसको ध्यान रखना है। उसके देखिए IVRI, दैट इज ए इंडियन वेटिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इज्जत नगर बरेली में स्थित है, बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। 1989 में इसकी स्थापना इज्जत नगर बरेली में की गई थी, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके देखिए IGFRI, ये क्या है, तो इंडियन ग्रासलैंड एंड द फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ग्रासलैंड एंड द फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 1962 में झांसी में की गई थी। तो झांसी इसका सही है। तो देखिए चारों मैंने बताए हैं, अपने नोटबुक में जरूर नोट डाउन कर लीजिए और इसको लगातार रिवाइज करते रहिए। एक बार और बताता हूँ कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द वेजिटेबल रिसर्च स्थापना 1999 में वाराणसी में स्थित है। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI इज्जतनगर बरेली में है, जो कि स्थापना 1989 में की गई थी। IIPR दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द पल्सेस रिसर्च कानपुर में स्थित है, 1983 में स्थापना की गई थी। इंडियन ग्रासलैंड एंड द फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि झांसी में है, 1962 में स्थापना की गई थी। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए अगेन सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए हेम और द लेस वर्क लखनऊ एंड द वाराणसी में है, यानी कि हेम और लेस का काम जो है कहाँ पर किया जाता है, लखनऊ और वाराणसी में। तो ये बिल्कुल सही है। तो देखिए ब्रास आइडल एंड स्टैचू, यानी कि पीतल की मूर्ति और प्रतिमा मथुरा में नहीं। तो ए हो गया गलत। तो आंसर तो बी यहाँ पर सही है। अब देखिए मथुरा में किस चीज़ के लिए फेमस है, तो ऑयल रिफाइनरी के लिए। जी हाँ, ऑयल रिफाइनरी के लिए यहाँ पर फेमस है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए अलीगढ़ के ताला तो प्रसिद्ध है, और बेंत और लाठियाँ जो है वाराणसी में जो है प्रमुख है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अब देखिए मेला कुछ दिया हुआ है और साथ में किस जिला से संबंधित है, उत्तर प्रदेश के। तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि देवी पाटन मेला। तो देवी पाटन मेला कहाँ पर है, तो यह है बलरामपुर में। तो ये का हो गया दूसरा। देवी पाटन मेला कहाँ पर है, तो बलरामपुर में है। और जैसे ही इसको करेक्ट करते हैं तो आंसर सी मिल जाता है। तो देवी पाटन मेला बलरामपुर में है। और माता सती का यहाँ पर माना जाता है कि माता सती का दाहिना कंधा, यानी कि हिंदी में इसको पाट बोलते हैं कंधा को, तो यानी कि माता सती का दाहिना कंधा जो है यहाँ पर गिरा था। और ये जो है शक्तिपीठों में से एक है, देवी पाटन का मेला बलरामपुर में। उसके देखिए यहाँ पर आपको कंपिल का मेला, तो कंपिल का मेला कहाँ है, फर्रुखाबाद में। जैनों का प्रमुख यहाँ पर मेला लगता है। तो यहाँ पर फर्रुखाबाद सही है, यानी कि बी का तीसरा हो गया। उसका देखिए बटेश्वर मेला। तो बटेश्वर मेला क्या है, 108 मंदिरों का यहाँ पर मेला है, आगरा में है। तो यहाँ पर जो है सी का एक हो गया। बटेश्वर मेला आगरा में जो है मनाया जाता है। उसके बाद दादरी मेला बलिया में। तो यहाँ पर डी का चौथा हो गया। तो करेक्ट उत्तर इसका सी है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में बक्सा जनजाति कहाँ निवास करती है। तो देखिए बक्सा जो जनजाति है, तो देखिए
से पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक था। तो बक्सा जनजाति जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में निवास करती है और ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर जिला में यहाँ पर स्थित है। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा, तो बिजनौर इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसका देखिए उत्तर प्रदेश में कितने प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्र है, यानी कि हाउ मेनी मेन एग्रो क्लाइमेटिक जोन आर इन द उत्तर प्रदेश। तो देखिए इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो 15 है, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 3 है। तो करेक्ट उत्तर इसका 20 होगा, 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। तो और देखिए पूरा हम क्लाइमेटिक जोन की से बात करते हैं तो यूपी में 9 है, यानी कि क्लाइमेटिक जोन उत्तर प्रदेश में 9 है, एग्रो क्लाइमेटिक 3 है। और भारत में जो है क्लाइमेटिक जो है यहाँ एग्रो क्लाइमेटिक जोन भारत में 15 है। एग्रो क्लाइमेटिक 15 है भारत में, उत्तर प्रदेश में 3 है, और क्लाइमेटिक जोन उत्तर प्रदेश में 9 है। तो इस तरह से इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये पूरी जो है सीरीज पेपर मैंने 2020 का यूपी पीएससी का आर का पेपर डिस्कस कर लिए हैं, और भी पेपर हम डिस्कस करेंगे। बस वीडियो को यहाँ पर जो है लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखना है। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।